जब आग भयानक रूप ले ले तो इसकी जद से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और कुछ ऐसा ही रायपुर में देखने को मिला, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसमान में धुएं के काले गुबार छा गए, अंधेरा हो गया और पूरा शहर धुआं धुआं हो गया। आग ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वाले भी तंग रह गए। और उधर सीएम विष्णुदेव साय भी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। आग का भयानक तांडव। बम की तरह ब्लास्ट हुआ ट्रांसफार्मर। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। धुएं की चपेट में आया पूरा शहर। आसमान में धुएं का ये गुबार देखिए, धुएं के साथ उठती आग की लपटें देखिए। ये भयानक आग सब कुछ अपने आगोश में लेने को आतुर है। जिसने आग के इस तांडव को देखा वो हैरान हो गया। आग का ये तांडव रायपुर शहर का है, जहां बिजली विभाग के दफ्तर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऑयल वाले ट्रांसफार्मर, ऑयल जिनमें होता है वैसे काफी इक्विपमेंट्स थे, जैसे ट्रांसफार्मर्स थे, सीटीपीटी थी और टैंकर में ऑयल भी था। तो ऑयल के कारण आग काफी स्प्रेड हो गई ऐसा लग रहा है। लेकिन फायर ब्रिगेड के समय पर आ जाने से और फोन की फायर ब्रिगेड से हमारा बाजू में जो 132 केवी सबस्टेशन था, जिससे कि रायपुर का काफी मेजर पार्ट फीड होता है, उसको बचाने में हम लोग सफल रहे। और अदरवाइज उसमें आग पहुंच जाती तो ये काफी बड़ी घटना हो जाती। सुना आपने, ये एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मोर्चा संभाला, आग को फैलने से रोक दिया, नहीं तो पूरा शहर इसकी चपेट में आ सकता था। इन 5 तस्वीरों में आप आग के तांडव को समझ सकते हैं। अगर आग फैल जाती तो क्या से क्या हो सकता था, वो आप समझ सकते हैं। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय इसके पीछे षड्यंत्र की आशंका जता रहे हैं। समझ में आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी की आशंका है या कोई लापरवाही बरती गई है, जिस वजह से इतनी भीषण आग लगी है। उनसे लगी हुई रिहायशी कॉलोनियां हैं। मैं समझता हूं कि विभाग या जानबूझकर इस आग, किसी चीज को दबाने के लिए इस आग को लगाया गया है। उधर बिजली विभाग का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। जांच में आग से कितना नुकसान हुआ है उसका भी पता चल पाएगा। तो अभी तो कुछ भी बता पाना मुश्किल है। हमारे पास कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड हैं। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि कितना सामान था ये। आग के तांडव ने पूरे शहर में हाहाकार मचा दिया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि अब खतरे की कोई बात नहीं है। रायपुर से आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18। नंबर गेम और नटवरलाल, ठगों की जमात में ये नए नटवरलाल हैं, जिनका पैतरा है पास फेल का खेल, मार्कशीट का माया जाल। पहले स्टूडेंट्स को डराते हैं, फिर पास कराने के नाम पर मोलभाव करते हैं और कहते हैं फेल हुए हैं तो टेंशन नहीं, हम फर्स्ट क्लास डिवीजन आपको पास करा देंगे। ऐसा कॉल अगर आपके पास आए तो इससे सावधान रहें। सर पास हो जाती तो बढ़िया रहता। तो नंबर दो ना, पैसा लगेगा, पैसा दो, हम कर देते हैं। कितना लगेगा सर? 5000 लगेगा, 2 विषय में फेल है। ये नटवरलाल ना ओटीपी मांगेंगे ना ही लिंक भेजेंगे। ऐसी गैंग के टारगेट बदलते रहते हैं। अब इनका नया हथकंडा है पास फेल का नंबर गेम। इस गिरोह की क्वालिफिकेशन सुनेंगे, ठगी की डिग्री है इनके पास, अपने काम में कितने अव्वल है, सुनिए इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में। अरे नंबर बढ़वाना है। इस नंबर पे कॉल आया था। कब? कल। हाँ तो कल तो आपको कॉल किए थे, तो आप क्या कहना चाहती हो जो बताओ। मैं रायपुर से बात कर रहा हूँ। सर पास हो जाती तो बढ़िया रहता। तो नंबर दो ना, पैसा लगेगा, पैसा दो, हम कर देते हैं। कितना लगेगा सर? 5000 लगेगा, 2 विषय में फेल है। छात्र छात्राओं को पास कराने का इस गिरोह ने ठेका ले लिया है, यानी चूना लगाने की नई तरकीब।
गिरोह छात्र छात्राओं को कॉल करके दहशत फैला रहा है। जिन्हें पता है कई बच्चों को मैथ्स का हवा होता है, तो कॉल करते वक्त आप फेल हो गए कहते हैं। एक नहीं बल्कि 2 सब्जेक्ट में, जिसमें मैथ्स में डब्बा गोल की बात जरूर करते हैं। खुद को शिक्षा विभाग का बताकर पास कराने की बात कहते हैं। 2 सब्जेक्ट में पास कराने के एवज में 5000 रुपए की मांग करते हैं। जब इनका शिकार आनाकानी करता है तो भाई ठग मोल भाव करने से भी गुरेज नहीं करते। 2000 रुपए तक बात पहुंच जाती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अभी बोर्ड एग्जाम दिया है, उनको अननोन नंबर से कॉल आया है, जिसमें कि उनके द्वारा पास होने पर कुछ अमाउंट फ़ोन पे या फिर यूपीआई के माध्यम से देने का प्रलोभन उनको दिया गया है। ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। इस संबंध में अगर आवेदन हमको प्राप्त होता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर के मेन पार्ट ब्लॉक के पेट गांव में हाई स्कूल की 3 छात्राओं को ऐसा ही कॉल आया। तरीका एक जैसा ही। सोशल मीडिया पर ये ऑडियो वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में नटवरलाल कहता है फेल हो गए, सिर्फ पास कराने की बात ही नहीं करता, सीधे फेल से फर्स्ट डिवीजन 70% नंबर दे देंगे। सुनिए जरा। कितना नंबर बढ़ जाएगा सर? इसमें कितना आपको 70 कर देंगे, 70%। ऐसे कॉल से सावधान रहने की पुलिस वाले अपील कर रहे हैं। ये ठगों का नया हथकंडा है। रहते हैं वो बहुत ही शातिर रहते हैं और अपने नए नए प्रलोभन देने के माध्यम से वो ठगी करने का शिकार करते हैं। साइबर ठगों का ये नया पैतरा है, जरा सावधान रहिए। आप ऐसी कॉल से डरे नहीं। आप डरेंगे नहीं तो नटवरलाल खुद अपने खेल में फेल हो जाएंगे। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करीब 2 साल पहले एक शख्स की हत्या हुई और 2 साल बाद उस बुजुर्ग शख्स के बेटे का मर्डर। क्या दोनों के कत्ल में कोई कनेक्शन है? क्या पिता के कत्ल में शामिल आरोपियों ने ही बेटे का भी मर्डर किया? क्या है ये इंतकाम में बदलापुर? इस रिपोर्ट में देखिए। साल पहले इस घर में अर्थी उठी। घर के मुखिया बुजुर्ग जगदीश राजपूत की हत्या कर दी गई थी, जिन्हें घर में बांधा गया था। साड़ियों से मुंह इस कदर बांधा कि दम घुटने से जान चली गई। घर में लूट भी हुई थी। करीब 2 साल बाद इस घर में एक और गम का पहाड़ टूटा। घर वालों को खबर लगी कि सुरेंद्र की हत्या कर दी गई है। 2 साल पहले जगदीश की हत्या और 2 साल बाद बेटे सुरेंद्र का मर्डर। सागर की खुरई की रहने वाले सुरेंद्र राजपूत की हत्या के पीछे आखिर कौन है? सागर विदिशा सीमा पर हनोता डैम के पास उनकी लाश मिली। हमारे थाना पठारी क्षेत्र में, जो कि सागर के खुरई थाना क्षेत्र से बॉर्डरिंग है, वहां पे एक 38 वर्षीय युवक है, उसका शव बरामद हुआ था। प्रथम दृष्टया ही शरीर पे चोट के निशान थे, जिससे कि हत्या का प्रकरण ये प्रतीत हुआ, जिसमें हमने धारा 302 का प्रकरण थाना पठारी में दर्ज किया है। लाश के पास पत्थर पड़ा था, जिस पर खून लगा है। क्या पत्थर से वार करके सुरेंद्र की हत्या की गई थी? सीसीटीवी में कुछ तस्वीर कैद हुई है। सवाल ये भी कि घर से कौन बुलाकर सुरेंद्र को अपने साथ ले गया? क्या किसी साजिश के तहत सुरेंद्र को यहाँ लाया गया? ये जो व्यक्ति है, बाद में जब इसकी पहचान हुई तो मूलतः ये खुरई जिला सागर का रहने वाला है। और जैसा आपने बताया कि 2022 में इनके पिता की वहां पे हत्या हुई थी, जिसपे खुरई थाने में एफआईआर दर्ज है। 6-7 आरोपी हैं उनमें। मृतक सुरेंद्र ग्राम पंचायत रोजगार सचिव था। विदिशा की पठारी थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है। मृतक के परिवार वाले जगदीश के हत्यारे पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल सुरेंद्र के पिता जगदीश की हत्या के पीछे उनके भतीजे जीतू का हाथ था। दरअसल जीतू समेत दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी 2023 में हुई थी। 3 महीने पहले जीतू जमानत पर छूट कर आया था। घर वालों का आरोप कि वो जगदीश मर्डर केस में राजीनामे का दबाव बना रहा था।
अभी जैसा कि हमारे यहाँ भी इसमें 302 का प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस सभी जो तकनीकी साक्ष्य हैं और जो घटनास्थल के साक्ष्य हैं सभी को संकलित करते हुए इसमें विवेचना कर रही है। कुछ संदेही भी इसमें पुलिस ने चिन्हित किए हैं जिनसे अभी पूछताछ जारी है और जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। क्या कत्ल के पीछे राजीनामा की कहानी है? आखिर जगदीश का कत्ल क्यों किया गया? दरअसल जीतू के भाई की दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसे लगता था इस हत्या के पीछे सुरेंद्र का हाथ है, जिसका बदला उसने सुरेंद्र के पिता जगदीश की हत्या करके लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस कत्ल में जीतू का हाथ है या जगदीश का कत्ल करने वाले ने ही जगदीश के बेटे सुरेंद्र की जान ले ली? पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। रायसेन में दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार 3 संदिग्ध आतंकियों को 6 दिन तक एटीएस कस्टडी में भेज दिया गया है। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, सैयद गजनफर और नासिर अली ने एटीएस के कब्जे में आने के बाद अभी तक कोई राज तो नहीं उगला, लेकिन नजर इस पर है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि रामनवमी और चुनाव के बीच ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान का अल्ताफ भट्ट, पाकिस्तान का सैयद गजनफर और जम्मू कश्मीर का नासिर अली। आरोप है कि ये तीनों भारत को दहलाने की प्लानिंग में थे। जानकारी के मुताबिक अल्ताफ भट्ट तो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। उसने कारगिल की जंग के बाद से ही हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। वहीं नासिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। तीनों का प्लान था कि नेपाल के रास्ते भारत में घुसकर दहशत फैला सके, लेकिन यूपी एटीएस ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। यूपी एटीएस को आरोपियों के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और फ्लाइट की टिकट मिली है। तीनों आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस अब अगले 6 दिनों तक तीनों संदिग्धों से उनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं के बारे में राज उगलवाएगी। और लगता है कि अब भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। दरअसल ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत उसके खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहा है और 2020 से लेकर अब तक 4 साल में 20 आतंकियों को हमेशा के लिए खामोश कर चुका है। और यह भारत की सरहद में हुए हमलों का एक जवाब है। पाकिस्तान की जमीन को अपना घर मानकर आतंक को पांव देने वाले मोस्ट वांटेड आतंकियों की कब्र भी अब पाकिस्तान में तैयार हो रही है। पिछले कुछ सालों में पड़ोसी मुल्क में एक एक कर भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। किसी की संदिग्ध मौत, कोई हादसे का शिकार तो कोई किसी बीमारी के बाद मौत की नींद सो रहा है। वहीं ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने दावा किया है कि पाकिस्तान में हो रही इन हत्याओं के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। रॉ पर सीधा कंट्रोल पीएम ऑफिस का है, इसीलिए इन हत्याओं का ऑर्डर पीएम मोदी दे रहे हैं। गार्डियन की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्या को अंजाम दिया। 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशों में हत्याएं कराई गई थीं। पुलवामा हमले के बाद से अब तक करीब 20 आतंकियों को ढेर किया गया है और इस पूरे ऑपरेशन को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, खालिस्तानी आतंकियों की हत्या की साजिश रचने के पीछे भी भारत है। यूएई में बैठे भारतीय खुफिया स्लीपर सेल ने इस पूरे मिशन में अहम भूमिका निभाई है। 2023 में हत्याओं के बढ़ने का श्रेय स्लीपर सेल को दिया जा सकता है। पाकिस्तानी आतंकियों की हत्या कराने में स्थानीय लोगों ने मदद की।
और इस मदद के बदले इन लोगों को मोटी रकम भी मिली। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का विदेशी धरती पर मारे जाने का सिलसिला जैश ए मोहम्मद आतंकी जहूर मिस्त्री इब्राहिम की हत्या से शुरू हुआ था। इसके बाद 19 सितंबर 2022 को आईएसआई का कुख्यात गुर्गा मोहम्मद लाल नेपाल के काठमांडू में मारा गया। 19 नवंबर 2022 को आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में मौत के घाट उतर गया। 20 फरवरी 2023 को बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की रावलपिंडी में हत्या हुई। 27 फरवरी 2023 को सैयद खालिद रजा की कराची में हत्या कर दी गई। 4 मार्च 2023 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सैयर नूर शोलाबार की हत्या हुई। 6 मई 2023 को परमजीत सिंह पंजवार पाकिस्तान में मारा गया। 15 जून 2023 को अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन के अस्पताल में मृत पाया गया। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे में हत्या हुई। 5 अगस्त 2023 को मुल्ला सरदार हुसैन अरैन की पाकिस्तान में हत्या हो गई। 8 सितंबर 2023 को मोहम्मद रिजाए उर्फ अबू कासिम की गोली मारकर हत्या हो गई। 12 सितंबर को जियाउर रहमान की पाकिस्तान में हत्या की खबर आई। 21 सितंबर 2023 को सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेके की कनाडा में हत्या हुई। वहीं 30 सितंबर 2023 को मुफ्ती कैसर फारूकी की दिन दहाड़े हत्या हो गई। खबर के मुताबिक रॉ ने पुलवामा हमले के बाद विदेशों में छिपे दुश्मनों के खात्मे पर जोर देना शुरू किया था। पुलवामा हमले की वजह से भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे कि युद्ध की नौबत आ पड़ी। युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन आतंकियों को जरूर 2 गज जमीन का टुकड़ा नसीब हो गया। और बालाघाट में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक तेंदुआ दिखाई दिया, जहां वीडियो रात का यह बताया जा रहा है तेंदुआ सड़क पार करते हुए जंगल की ओर जा रहा है। वीडियो भोंडवा गांव का बताया जा रहा है। एक वाहन चालक ने मोबाइल से तेंदुए का वीडियो शूट किया। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क पर घूम रहे तेंदुए का यह वीडियो बालाघाट से सामने आया। दरअसल तेंदुए का वीडियो वायरल होने की ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बालाघाट का वीडियो है, जिसमें एक वाहन चालक ने सड़क पर चहलकदमी करते तेंदुए का वीडियो शूट किया है। और तेंदुए का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। छोटा बच्चा है, कुछ नहीं करता है तेंदुआ। और खंडवा से बड़ी खबर, हादसे में 3 युवकों की मौत का एक मामला, जहां पुलिया से नीचे गिरी बाइक और एक ही चिता पर तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। बाइक पर भरवदी गए थे तीनों ही दोस्त। आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ, जिसमें खंडवा से बड़ी खबर बता दें 3 युवकों की मौत का ये पूरा मामला है। पुलिया से बाइक नीचे गिरी और एक ही चिता पर तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाइक पर भरवदी गए थे तीनों ही दोस्त। और रायपुर से खबर, जहां पर विद्युत सब डिवीजन में आग लगने का मामला आया सामने, जहां पर आग पर काबू पा लिया गया। गुडियारी स्थित विद्युत सब डिवीजन में आग लगी थी। 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 4000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स यहां जलकर राख हो गए। दरअसल 80 करोड़ का सामान जलकर राख हो गया है। और ट्रांसफार्मर, पावर ऑयल, तार, मीटर सब जलकर राख हो गया। और जो आसपास के लोग यहां रह रहे थे वे भी बेघर हो गए हैं। रायपुर जिला सहित दुर्ग से दमकल की गाड़ियां मंगानी पड़ी यहां पर आग पर काबू पाने के लिए। 25 से 30 एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर पहुंची थी घटनास्थल पर। गुडियारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गए। तनु, अभी ताज़ा अपडेट क्या मिल पा रहा है? आग तो शांत हो गई है, लेकिन अभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका प्रभाव अभी तक क्या देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कल दोपहर में जो है
बिजली विभाग के सब डिवीजन ऑफिस में आग लगी थी और 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जो है वो काबू पाया गया है। और इस दौरान 4000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जो है पूरी तरह से जलकर खाक है। इसके साथ ही कुछ अन्य उपकरण भी हैं जो भी पूरी तरह से जल गए और 80 करोड़ का नुकसान होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। वहीं इस आग को बुझाने के लिए करीब 40 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद रही है। राजधानी रायपुर सहित दुर्ग और रायगढ़ से भी दमकल की गाड़ियां जो है वो बुलानी पड़ गई थी। इसके साथ ही मौके पर 25 से 30 एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची थी। अभी थोड़ी देर पहले हम घटनास्थल से होकर निकल रहे हैं जहां पर आग बुझाने का कार्य भी जो अभी निरंतर जो है वो जारी है। अभी भी धुआं वहां पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही ट्रांसफार्मर को पलट कर जेसीबी के माध्यम से उस पर पलट कर उसमें पानी डाला जा रहा है ताकि धुआं भी जो है वो भी शांत हो जाए। और लगातार ये प्रयास जो है किया जा रहा है। आज रात के 10 बजे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर मौजूद रहेगी। तमाम अधिकारी जो है इस मौके पर ही जो है वो मौजूद है। इसके साथ ही इस घटना में जो बेघर हुए थे उनके लिए भी कलेक्टर के द्वारा जो है जायजा लिया जा रहा है। राजस्व अधिकारी जो है प्रभावित परिवार है उनको उनके द्वारा मुआवजा देने के निर्देश जो दिए गए हैं। लगातार घटना स्थल पर जो है अधिकारी जो है ठीक है, आप भी नजर बनाए रखिएगा। तनु, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। के गुढ़ियाड़ी कोटा स्थित छत्तीसगढ़ पावर कंपनी में बीते दिनों दोपहर भीषण आग लग गई थी और जिससे खुले में रखे हजारों ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गए थे। और इस वक्त मैं बिजली विभाग के सब डिवीजन ऑफिस पर ही मौजूद हूं। यहाँ की मौजूदा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 8 करोड़ के परिसर में रखे हजारों ट्रांसफार्मर में 4 घंटे तक जो है ब्लास्ट होते रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी आपको नजर आ रहा होगा कि धुआं ट्रांसफार्मर से यहाँ पर निकल ही रहा है और आग बुझाने का कार्य भी जो है निरंतर जारी है। और जानकारी के मुताबिक देर रात यहाँ पर जो है आग पर काबू पाया गया है। स्टोर में रखे 33 केवी के सब स्टेशन पर जो है आग लग गई थी और जिस तरह से बाकी सब स्टेशन पर ये जो है स्टोर में पूरी तरह से आग फैलती उससे पहले ही देर रात तक आग पर जो है वो काबू पा लिया गया था। और करीब 40 दमकल की गाड़ियों के द्वारा इस आग पर जो है वो काबू पाया गया है। करोड़ों के नुकसान होने की भी आशंका जो है वो जताई जा रही है और अब तक ये सबसे बड़ी आगजनी की घटना है। फिलहाल कार्य अभी भी जारी है। दमकल की गाड़ियां अभी भी मौजूदा स्थिति पर जो है वो मौजूद हैं और प्रयास आपको बुझाने का लगातार वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, खबरें आगे भी जारी हैं ब्रेक के बाद।